नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल समाजशास्त्र की बातें में। आज हम आपके सामने समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा सामाजिक आंदोलन सोशल मूवमेंट को लेकर उपस्थित हुए हैं। अगर एक सामान्यता दृष्टि डाला जाए और सामाजिक आंदोलन की परिभाषा की बात की जाए तो उसमें कहा जा सकता है कि सामूहिकतावादी व्यवहार का एक रूप जिसमें अधिसंख्य व्यक्ति न्यूनाधिक रूप में किन्हीं निश्चित सामाजिक उद्देश्यों, परिवर्तन लाने या परिवर्तन रोकने की प्राप्ति हेतु एक कार्यक्रम बनाकर मिली-जुली कार्यवाही या संगठित प्रयास करते हैं, सामाजिक आंदोलन कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए सामूहिकतावादी का क्या तात्पर्य है। सामूहिकतावादी का तात्पर्य है कि व्यक्ति एक इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या होता है, सामूहिकता होनी चाहिए, लोगों का एक समूह होना चाहिए और उसमें निश्चित सामाजिक उद्देश्य का होना भी अनिवार्य है सामाजिक आंदोलन के लिए। जब लोगों का एक निश्चित सामाजिक उद्देश्य होगा तो वे परिवर्तन लाने या किसी गलत परिवर्तन को रोकने के लिए प्रयास करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, सामाजिक आंदोलन को सामाजिक परिवर्तन का एक साधन माना जाता है, अर्थात सामाजिक परिवर्तन सामाजिक आंदोलन के थ्रू आता है, या कहा जा सकता है सामाजिक आंदोलन की अंतिम परिणति सामाजिक परिवर्तन ही होता है। जब समाज में प्रचलित मानक मूल्यों एवं परंपराओं से जनमानस में असंतोष पैदा हो जाता है, तब जनमानस संगठित होकर उस व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन करती है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि जैसे समाज में जो मानक मूल्य परंपरा आदि प्रचलित है पहले से, उसमें कुछ ऐसा या समय के अनुसार परिवर्तन होता है या फिर उसमें कुछ ऐसा रहता है जिसके प्रति जनमानस में असंतोष पैदा हो जाता है। इसी असंतोष के खिलाफ जब वही जनमानस संगठित होकर आवाज उठाता है तो वहाँ पे आंदोलन की उत्पत्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। अतः आंदोलन समाज को एक नई दिशा में ले जाता है। मुख्य बिंदु ये है कि आंदोलन जो है इस समाज को एक नई दिशा में ले जाता है। सामाजिक आंदोलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सेंट साइमन ने फ्रांस में किया था। अब यहां पे हम देखते हैं विभिन्न विचारकों द्वारा सामाजिक आंदोलन की परिभाषाएं। अब चर्चा करते हैं गिडिंग्स के अनुसार। इन्होंने क्या कहा, आंदोलन व्यक्तियों का ऐसा सामूहिक प्रयास है। क्या कहा, सामूहिक प्रयास है जिसका एक सामान्य उद्देश्य होता है और उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्थागत सामाजिक नियमों का सहारा न लेकर लोग अपने ढंग से व्यवस्थित होकर किसी परंपरागत व्यवस्था को बदलने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है, सामूहिक प्रयास, अर्थात यहाँ पे लोगों का समूह होना जरूरी है और सबका एक सामान्य निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। और अगला पॉइंट क्या है, संस्थागत सामाजिक नियमों का सहारा ना लेकर। अगर आप संस्थागत सामाजिक नियमों का सहारा लेंगे तो आप उस व्यवस्था का विरोध नहीं कर सकते। ठीक, और सबका लक्ष्य क्या होता है, परंपरागत व्यवस्था को बदलना। आगे बढ़ते हैं। हार्टन एवं हंट के अनुसार सामाजिक आंदोलन समाज अथवा उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने, मुख्य बात क्या हो गई, परिवर्तन लाने अथवा विरोध करने का सामूहिक प्रयास है। आगे बढ़ते हैं। हर्बर्ट ब्लूमर के अनुसार इन्होंने क्या कहा, सामाजिक आंदोलन एक प्रकार का सामूहिक उद्यम है। यहाँ पे क्या कहा, इन्होंने प्रयास की जगह उद्यम का प्रयोग कर दिया। क्या है, उद्यम। उद्यम का अर्थ भी यहाँ पर सामूहिक प्रयास या सामूहिक उद्यम कहा जा सकता है, जिसका उद्देश्य जीवन में एक नई व्यवस्था को स्थापित करना। यहाँ पे भी क्या आ गया, एक नई व्यवस्था को स्थापित करना। आगे बढ़ते हैं। MSA राव के अनुसार इन्होंने क्या कहा, सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक प्रक्रिया है। क्या है, सामूहिक प्रक्रिया जिसका उद्देश्य विचारों, व्यवहारों और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन लाना होता है। यह परिवर्तन किसी न किसी वैचारिकी पर आधारित होता है। वैचारिकी का तात्पर्य यह है कि जब कोई परिवर्तन होता है तो उसके खिलाफ जो आंदोलन होता है उसका एक नेतृत्व करता होता है। ठीक,
ये नेतृत्वकर्ता और आम जनमानस जो उसके साथ रहती है, ये किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित होकर इस परिवर्तन के लिए आवाज उठाती है। तो यहाँ पे वैचारिकी का तात्पर्य यही होगा कि किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित होकर वो इस परिवर्तन के लिए आवाज उठाती है। आगे देखते हैं, थियोडोरसन के अनुसार इन्होंने क्या कहा। इनका कहना है कि सामाजिक आंदोलन सामूहिक व्यवहार का एक महत्वपूर्ण स्वरूप है, जिसमें परिवर्तन लाने अथवा उसका विरोध में सहयोग करने के लिए या उसके विरोध करने में सहयोग देने के लिए लोगों को बहुत बड़ी संख्या में संगठित एवं जागरूक किया जाता है। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि किसी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने अथवा उसका विरोध करने में सहयोग देने के लिए लोगों को संगठित और जागरूक करने की क्रिया ही सामाजिक आंदोलन है। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं। यहाँ पे हम देखते हैं मूल्यों की भागीदारी। कोई भी सामाजिक आंदोलन होगा बिना किसी सामाजिक मूल्य के आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ पे मूल्यों की भागीदारी अनिवार्य होती है। निश्चित उद्देश्य, सामाजिक आंदोलन कोई भी हो उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है कि आंदोलनकारी चाहते क्या हैं। ठीक। अगला पॉइंट, सामाजिक संरचना। बिना सामाजिक संरचना के कोई सामाजिक आंदोलन संभव नहीं है, क्योंकि सामाजिक संरचना नहीं रहेगी तो हम कहाँ से ग्रुप ऑफ पीपल या लोगों का समूह कहाँ से हम एकत्रित करेंगे। आगे है हम की भावना। जो व्यक्ति इस आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं या भाग ले रहे हैं उनके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि हम एक हैं। यहाँ इंडिविजुअल कुछ नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बी फीलिंग, मतलब हम सब एक हैं और सबका उद्देश्य जब एक रहेगा तो वहाँ पे हम की भावना का सृजन होगा। अगला पॉइंट है जानबूझकर किया गया सामूहिक प्रयत्न। तो सामाजिक आंदोलन जानबूझकर किया गया सामूहिक प्रयत्न होता ही है। मानदंडों की भागीदारी। अनेक नॉर्म्स, मानदंड इसमें सहभाग करते हैं या उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान होता है। अगर मानदंडों की भागीदारी ना हो तो शायद सामाजिक आंदोलन का रूप बिगड़ जाएगा या उसका परिणाम कुछ और हो जाएगा। परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता। क्यों? क्योंकि जब सामाजिक आंदोलन प्रारंभ किया गया तो उसका मूल लक्ष्य ही यही था कि परिवर्तन हमको चाहिए। वो परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं कि हमको कुछ नहीं, केवल परिवर्तन ही चाहिए बस। वैचारिकी, जैसा कि हमने बताया कि प्रत्येक सामाजिक आंदोलन किसी न किसी विचारधारा से प्रेरित होता है, तो उसको वैचारिकी के अंतर्गत लाते हैं। आपात स्थिति। आपात स्थिति का तात्पर्य यहाँ इस स्थिति से है जैसे जब किसी पूर्व नियोजित व्यवस्था, मतलब पहले से स्थापित व्यवस्था से लोग परेशान हो जाते हैं, उनके मन में असंतोष हो जाता है और जहाँ पे कोई मतलब परिवर्तन की गुंजाइश सामान्य स्थिति में रह ही नहीं जाती, तो ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होती है तो वहाँ पे क्या होता है? सामाजिक आंदोलन होता है। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक आंदोलन के चरण, स्टेजेस ऑफ सोशल मूवमेंट। अब यहाँ पे क्या है, हार्टन और हंट इन्होंने सामाजिक आंदोलन के कितने चरण बताए? 5 चरण बताए। कौन कौन से? असंतोष, पहले लोगों के मन में असंतोष प्राप्त होता है। फिर अत्यधिक संवेगपूर्ण स्थिति, क्या होता है यहाँ पे? लोग अत्यधिक संवेगपूर्ण मतलब उत्तेजित होते हैं, ये ऐसी स्थिति है, ठीक, जिसमें लोगों का संवेग अपनी चरम पर आ जाता है। उसके बाद औपचारिक प्रक्रियाएं होती हैं, फिर आंदोलन का संस्थाकरण होता है, मतलब आंदोलन के रूप दिया जाता है, फिर आंदोलन का समापन होता है। आगे बढ़ते हैं, हर्बर्ट ब्लूमर के अनुसार इन्होंने सामाजिक आंदोलन के 5 चरण बताए। 5 चरण में कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट है आपका उत्तेजना। जब लोग किसी असंतोष को लेकर अत्यधिक उत्तेजित होते हैं तो उस स्थिति को हर्बर्ट ब्लूमर के अनुसार पहला पॉइंट बताया गया है उत्तेजना। उत्तेजना के बाद क्या होगा? सहयोग व बंधुत्व भावना का विकास होगा। लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या बात है, कैसी है। अब जब लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे तो उनमें एक नेतृत्व का विकास भी होगा। जब नेतृत्व का विकास होगा तो नेतृत्व कैपेसिटी जो होती है वो लोगों के बीच, लोगों के मनोबल में वृद्धि करेगी। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है समूह की विचारधारा का विकास। जब लोगों के मनोबल का विकास होगा तो यहाँ पे क्या होगा? एक सामूहिक विचारधारा का विकास होगा, जिसमें लोग एक सामाजिक और निश्चित उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक। लास्ट पॉइंट है रणनीति बनाना, युक्ति एवं दांव पेच का विकास करना, जिससे आंदोलन को एक सही दिशा में परिणत किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, डासन एवं गेटिस के अनुसार इन्होंने सामाजिक आंदोलन के 4 चरण बताए हैं। कितने चरण बताए डासन और गेटिस ने? 4 चरण, जिसमें प्रारंभिक चरण है,
फिर लोकप्रिय चरण है, इसके बाद औपचारिक संगठन, फिर संस्थागत चरण है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सामाजिक आंदोलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट। इसमें क्या है, सबसे पहले प्रकार में हम देखते हैं प्रवासी आंदोलन। इसमें क्या है, जब बड़ी संख्या में लोग एक देश को छोड़कर दूसरे देश में निवास करने लगते हैं तो वहां पर प्रवास की प्रक्रिया होती है। केवल प्रवास की प्रक्रिया को ही प्रवासी आंदोलन नहीं कहा जा सकता। इसमें और क्या होना चाहिए, इस प्रवास के पीछे इनके असंतोष का समान केंद्र बिंदु होना चाहिए कि किस व्यवस्था से सभी में असंतोष व्याप्त हुआ है। और दूसरा, भविष्य के प्रति आशा होनी चाहिए कि जिस जगह पे हम जा रहे हैं वहाँ से हमारे भविष्य के लिए क्या आशाएं या क्या संभावना है, तथा नए स्थान पर जाने का सम्मिलित निर्णय होना चाहिए। किसी एक का निर्णय नहीं होना चाहिए, ये सामूहिक निर्णय होना चाहिए, तब उसको प्रवासी आंदोलन के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। अब यहाँ पे उदाहरण है, यहूदियों का आंदोलन जो था ये प्रवासी आंदोलन था। दूसरा पॉइंट है प्रदर्शनकारी आंदोलन। प्रदर्शनकारी सामाजिक आंदोलन में व्यक्ति असुखद बाह्य वास्तविकता से उस वास्तविकता के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को बदलकर समझौता कर लेता है। यहाँ पे क्या होता है, कंप्रोमाइज करना पड़ता है, ठीक। उसका मतलब विरोध करने की स्थिति में व्यक्ति रह ही नहीं जाता, अपने आप को असहाय महसूस करने लगता है। तो यहाँ पे उदाहरण के स्वरूप दिया गया हिप्पी आंदोलन जो था ये प्रदर्शनकारी आंदोलन था। अगला पॉइंट है काल्पनिक आंदोलन। काल्पनिक आंदोलन में क्या है, एक ऐसी सामाजिक रचना का प्रयास करना जो वास्तविकता में हो ही नहीं, अर्थात जो केवल मानव की कल्पना में ही हो। अब यहाँ पे एक ऐसे आइडियल टाइप के समाज की वो किया जा रहा है, रचना किया जा रहा है केवल मनोमस्तिष्क में, जो वास्तव में संभव है ही नहीं। अब यहाँ पे उदाहरण के स्वरूप में आपको दिया गया है सर्वोदय आंदोलन। अब सर्वोदय आंदोलन कहाँ से संभव था, जबकि इतनी बड़ी हायरार्की सिस्टम आपके जाति व्यवस्था में मौजूद है, तो यह कहाँ से सर्वोदय आंदोलन सबका उदय किया जा सकता है। तो सर्वोदय आंदोलन को काल्पनिक आंदोलन कहा जा सकता है, ठीक। आगे बढ़ रहे हैं, सुधार आंदोलन। सुधार आंदोलन क्या होता है, सुधार आंदोलन का उद्देश्य समाज को पूर्णतया बदलने की अपेक्षा इसके कुछ एक अंगों को सुधार करना है या कुछ एक अंगों में सुधार लाना होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को बदलना नहीं है, यहाँ पे उसके कुछ पार्ट को बदलना है जिसके परिवर्तन से समाज में कुछ अच्छा होने लगे, या जो समाज के लिए नुकसानदायक रहा होगा उसी पार्ट को केवल एक्सचेंज करना है, उसको बदलना या सुधार लाना है। अब यहाँ पे क्या है, पूर्ण क्रांति आंदोलन जो था ये सुधार आंदोलन का ही, या सुधार आंदोलन कहा जा सकता है उसे, पूर्ण क्रांति आंदोलन को। अगला पॉइंट है क्रांतिकारी आंदोलन। अब यहाँ पे देखिए क्या शब्द है, क्रांति। क्रांति किसे कहते हैं, जो व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन, मतलब जो व्यवस्था थी नहीं उसको स्थापित करना है। यहाँ पे क्या है, अव्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंक कर एक नई व्यवस्था का सृजन करना ही क्रांतिकारी आंदोलन कहलाता है। यहाँ पे देखिए क्या है, व्यवस्था में सुधार नहीं चाहिए आपको। सुधार आंदोलन में क्या था, इसमें समाज को पूर्णतया नहीं बदला जाता, कुछ अंगों को बदला जाता। और यहाँ पे क्या है, क्रांतिकारी में अव्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था को जड़ से उखाड़ कर फेंकना और नई व्यवस्था का सृजन करना। क्रांतिकारी आंदोलन तब होता है जब सुधार का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। अब देखिए सुधार आंदोलन में क्या था, यहाँ पे सुधार की गुंजाइश थी कि हाँ सुधार हो सकता है, लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन में क्या है, जब सुधार के सारे मार्ग अवरुद्ध हो गए कि अब इसमें सुधार की कोई वो कैपेसिटी, मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई, तो फिर क्या हो जाता है, वहाँ पे क्रांतिकारी आंदोलन हो जाता है। इसके उदाहरण देखिए, सोवियत रूस तथा चीन के आंदोलन जो थे ये क्रांतिकारी आंदोलन थे। अगला पॉइंट है प्रतिरोधक आंदोलन। इसमें क्या है, किसी प्रस्तावित परिवर्तन को अवरुद्ध करने अथवा पूर्व प्राप्त परिवर्तन को उखाड़ फेंकना, ठीक। यहाँ पे क्या है कि कोई व्यवस्था बन रही है या पहले से बनी हुई है, उसका प्रतिरोध करना है, आपको क्या करना है, विरोध करना है, ठीक। अब यहाँ पे उदाहरण में देखा जाए
तो हिंदी के विरुद्ध डीएमके का आंदोलन जो है ये प्रतिरोधक आंदोलन के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रमुख विचारकों के अनुसार सामाजिक आंदोलन के प्रकार। अब जैसे वहाँ पे एक सामान्य कैटेगरी दे दिया गया कि जिसमें आपको बता दिया गया कि सामाजिक आंदोलन इतने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे हम चर्चा क्या कर रहे हैं कि प्रमुख विचारकों के अनुसार सामाजिक आंदोलन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, हर्बर्ट ब्लूमर, इन्होंने सामाजिक आंदोलन को 3 प्रकारों में विभाजित किया। 3 प्रकार कौन कौन से थे? पॉइंट नंबर 1 है सामान्य सामाजिक आंदोलन। इसमें कौन सा है? युवक आंदोलन, महिला आंदोलन और श्रमिक आंदोलन आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा क्या है? विशिष्ट सामाजिक आंदोलन। इसके अंतर्गत क्या है? निश्चित उद्देश्य और संगठित होते हैं। जब विशिष्ट सामाजिक आंदोलन है तो उसमें क्या होगा? निश्चित उद्देश्य होगा और आंदोलन जो है वो संगठित होगा। संगठित अर्थात किसी न किसी नेतृत्व के साथ होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? सुधार आंदोलन व क्रांतिकारी आंदोलन जो हैं ये विशिष्ट सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा टाइप इनका है अभिव्यक्तात्मक सामाजिक आंदोलन। इसमें क्या है? इस प्रकार के आंदोलन का उद्देश्य किसी भी विषय में सामूहिक असहमति को प्रतीक के रूप में करना होता है। सामूहिक असहमति को प्रतीक के रूप में करना होता है। जैसे उदाहरण में दिया गया है धार्मिक आंदोलन, इसका भी प्रतीक होता है, और फैशन आंदोलन इसका तो प्रतीक होता ही है। आगे बढ़ते हैं। आबर्ली, इन्होंने सामाजिक आंदोलन के 4 स्वरूपों का उल्लेख किया है। कौन कौन से? पहला है सुधारात्मक आंदोलन। इसमें इन्होंने आर्य समाज आंदोलन, ब्रह्म समाज आंदोलन, सती प्रथा विरोधी आंदोलन आदि की चर्चा किया है सुधारात्मक आंदोलन के अंतर्गत। दूसरा है रूपांतरकारी आंदोलन, जिसमें व्यवस्था पूर्णतः बदल जाए, जैसे नक्सलवादी आंदोलन और माओवादी आंदोलन। अगला पॉइंट है वैकल्पिक आंदोलन। यहाँ पे क्या है? जब समाज के कुछ लोगों के लिए, यहाँ शब्द से देखिए आप परिचित होइए, वैकल्पिक आंदोलन, ठीक, सुधारात्मक आंदोलन, रूपांतरकारी, सुधारात्मक जिसमें सुधार किया जाए, रूपांतरकारी जिसका रूप बदला जाए, वैकल्पिक आंदोलन जिसका विकल्प उपलब्ध हो। ठीक, अब यहाँ पे देखिए वैकल्पिक आंदोलन में जब समाज के कुछ लोगों के लिए कोई आंदोलन चलाया जाता है, जैसे नशा उन्मूलन आंदोलन। ठीक, नशा उन्मूलन आंदोलन सबके लिए तो चलाया नहीं जाएगा, उसी के लिए चलाया जाएगा जो नशा का सेवन करता हो। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे आंदोलनों को वैकल्पिक आंदोलन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है मुक्ति आंदोलन। इसमें क्या है? समाज को किसी से मुक्त कराने के लिए किया गया आंदोलन मुक्ति आंदोलन कहलाता है। जैसे अब यहाँ पे उदाहरण के रूप में दे दिया गया कबीर पंथ आंदोलन आदि। अगला पॉइंट है सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत। कौन कौन से सिद्धांत हैं जो सामाजिक आंदोलन से या सामाजिक आंदोलन को शुरू करने का प्रयास करते हैं या जो सामाजिक आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं सापेक्षिक वंचना का सिद्धांत। सापेक्षिक वंचना क्या है? जैसे मान लीजिए आप कहीं रह रहे हैं और बगल में कोई दूसरा ग्रुप रह रहा है। ठीक, तो वहाँ पे क्या होता है? अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है हायरार्की वाली, पदानुक्रम वाली, तो वहाँ पे उसके सापेक्ष में आप या आपके सापेक्ष में वो कहीं ना कहीं सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी आ जाती है। ठीक, जब ये भावना मन में उत्पन्न हो जाती है कि उसकी संस्कृति या उसका कल्चर हमसे जो है डेवलप्ड है और हम उससे अनडेवलप्ड है, मतलब कम डेवलप्ड है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है? सापेक्षिक रूप से आप अपने आप को वंचित महसूस करने लगते हैं। तो यहाँ पे भी सापेक्षिक वंचना की वजह से आंदोलन की परिणति होती है। इस सिद्धांत से कौन संबंधित है? स्टाउफर। अगला है संरचनात्मक तनाव या तनाव सिद्धांत।
अब इसमें क्या है, इसमें है कि जब आप किसी व्यवस्था से या किसी शोषण या प्रताड़ना वाली व्यवस्था से पूर्णतया असंतोष की स्थिति में आ जाते हैं तो क्या होता है, सामाजिक संरचना में एक तनाव आ जाता है। तनाव का तात्पर्य यहाँ पे क्या है, जैसे कोई भी व्यक्ति, आप किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति को ले लें और उसको आप किसी न किसी माध्यम से बराबर प्रताड़ित कर रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं जिससे उसके मन में असंतोष व्याप्त है, तो उसके अंदर एक मानसिक तनाव उत्पन्न होगा। हाँ, लेकिन उसकी एक सीमा होती है कि किस सीमा तक वो मानसिक तनाव को या तनाव को बर्दाश्त कर पाएगा। उसके बाद वो क्या हो जाएगा, आंदोलित हो जाएगा, आपके खिलाफ आंदोलन छेड़ देगा। ठीक, इससे संबंधित संबंधित कौन है, इस्माइल सर। अगला पॉइंट है पुनर्निर्माण सिद्धांत। जब पूर्व निर्धारित या पूर्व में चल रही सामाजिक व्यवस्था से आम जनमानस असंतुष्ट हो जाता है या उसमें कोई ऐसी व्यवस्था होती है जिसको समय के अनुसार स्वीकार नहीं किया जा सकता है, तब पुनर्निर्माण सिद्धांत के अनुसार सामाजिक आंदोलन शुरू होता है और एक नई व्यवस्था का सृजन होता है। ठीक, इससे संबंधित कौन है, वालिस। आगे देखते हैं सामाजिक आंदोलन के कारण। अब कारण में क्या है, सांस्कृतिक विस्थापन। जब सांस्कृतिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन होता है या सांस्कृतिक व्यवस्था कहीं परिवर्तित होती है, एक व्यवस्था हट के दूसरी व्यवस्था आती, तब सामाजिक आंदोलन होता है। दूसरा, सामाजिक विघटन। जब समाज अपने नियमों संस्थाओं और प्रथाओं से भटक कर एक गलत दृष्टि में जाने लगता है, तब सामाजिक आंदोलन होता है, सामाजिक विघटन। सामाजिक अन्याय, समाज में व्याप्त हायरार्की या भेदभाव, जाति प्रथा जो भी है, जहाँ पे भी जिस माध्यम से भी अगर लोगों के प्रति अन्याय की भावना प्रबल होगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सामाजिक आंदोलन अपनी परिणति ले लेगा। ठीक, इसी के साथ सामाजिक आंदोलन का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो का टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। आशा करते हैं यह वीडियो आपकी तैयारी के लिए एक सुगम मार्ग साबित होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।